हाँ। बेटा आवाज आ रहा है? कंफर्म करिए। यस सर। सो लास्ट क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन देख रहे थे, और वो सारी फैक्टर्स देख रहे थे जिन पर रेट ऑफ SN1 डिपेंड करती है। और मैंने आपको बोला था कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़कर आइएगा। हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। बिफोर दैट, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन देखी थी, ऑन द सिमिलर लाइन थोड़ा समझते हैं कि SN1 रिएक्शन के केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबस्ट्रेट है, और आप क्या करते हो, एक SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल बताओ, बताओ कैसा चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। एक वीक न्यूक्लियोफाइल सपोज करो H2O ले लेते हो, तो ये कौन सी रिएक्शन कराएगा? SN1। और SN1 रिएक्शन जो होती है, उसका पहला स्टेप क्या रहता है ये बताइए। सबसे पहले क्या बनता है? लीविंग ग्रुप निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं? यस सर। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए कार्बोकेटाइन ही बना रहा हूँ। तो जो कार्बोकेटाइन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि इससे C2H5 जुड़ा हुआ है, एक आउटसाइड द प्लेन CH3, और इनसाइड द प्लेन हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। आपका कार्बोकेटाइन कुछ इसी तरह से बनेगा। और आप जानते हो कार्बोकेटाइन कैसा होता है? बोलो। एक प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर सस्टेन करता है कि नहीं करता है? यस सर। अब इसका जो p ऑर्बिटल होगा, इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो कैसा रहेगा? इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन, कुछ इसी तरह से रहने वाला है। यस सर। बताइए बेटा। अब जो आपका H2O है, जो H2O है, H2O के जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे? वो इस p ऑर्बिटल में ही तो जाएंगे। वो इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, बताओ, क्योंकि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोलिए। यस सर। यस। तो सामने से गए तो इसको आप दे दो कि ये इसने अटैक कहाँ से करा है, फ्रंट साइड से अटैक करा है। और अगर पीछे से गए तो आप उसको क्या बोल दोगे कि इसने अटैक कहाँ से करा है, बैक साइड से करा है। बताइए। ठीक है। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसके ऊपर खुद कैसा चार्ज आएगा? अभी ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो अभी तक हुआ क्या। सबसे पहले था क्या, आपके पास एक सबस्ट्रेट दे रखा था। सबस्ट्रेट क्या था? यही था, देखो C2H5 लगा हुआ था, एक कार्बन था, उससे लगा हुआ CH3, और लगा हुआ था क्या? लीविंग ग्रुप। सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या बनाया? कार्बोकेटाइन बनाया। तो कार्बोकेटाइन जो था आपका कुछ इस तरह से ही दिखेगा। क्यों जी? अब जब कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या करेगा? वाटर अटैक करेगा, है ना? यस सर। बोलिए। वाटर का अटैक करा दिया आपने। वाटर का अटैक करने के बाद क्या बनेगा? यहां से आके कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन OH2 के फॉर्म में। लेकिन जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इस पे खुद कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलिए। यस सर। यस सर। लेकिन जो आपका Cl निकला था एज अ लीविंग ग्रुप, अब उसका काम क्या रहेगा कि Cl माइनस यहां से आएगा और इधर से क्या लेके चला जाएगा? H प्लस।
ठीक है, क्यों लेके जा रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ले जा रहा होगा। तो आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH3, और इधर क्या लगा होगा? OH। बोलो। यानी कुल मिला के Cl के हटने से क्या ऐड हो गया आके? OH ऐड हो गया, देख पा रहे हो? यहां से Cl हटा और इसकी जगह कौन आ गया? OH आ गया। और इन बिटवीन क्या मैकेनिज्म थी? पहले कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद Cl आया, उसने H प्लस ले लिया और क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अब जरा यहाँ देखो इसी सेम चीज को किस तरह से, कि जो आपका H2O है, जब क्या दे रहा है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो फ्रंट साइड से भी दे सकता है और क्या कर सकता है? बैक साइड से भी दे सकता है। बोलिए। यस सर। Yes, sir. क्यों भाई? तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। किस तरह से, जरा देखना, कि ये कार्बन है, एक बार सपोज करते हैं जो फ्रंट साइड से दे रहा है, तो वो इस तरह से, ऊपर कौन लगा हुआ है? C2H5। ठीक है, और जो आउटसाइड दी प्लेन था वो आउटसाइड ही प्लेन ही रहा, और ये कैसा है? इनसाइड दी प्लेन। और दूसरा कैसे बनेगा, कि भाई जब पीछे से जाके अटैक करेगा तो C2H5 इधर, और इधर क्या लगाओगे? OH। फिर क्या रहेगा? एक आउटसाइड दी प्लेन और एक इनसाइड दी प्लेन। यहाँ CH3, यहाँ H। अब जरा ये देख के बताओ, क्या देख के बताओ, कि इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है कि S है क्या? आर कॉन्फिगर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। तो भाई क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर इतना देखने के बाद, कि R से R भी हो रहा है और R से S भी जा रहा है? ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है? और अगर हम विजुअलाइज भी करें, सिर्फ सामने से भी देखें बिना RS कॉन्फ़िगरेशन के, तो आपको क्या समझ में आएगा? जरा देखिए, कि विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन जो सारे ग्रुप थे CH3H, वो इस तरफ थे। जब पहला मॉलिक्यूल बनाया तो वो इधर की तरफ आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. तो ऐसा केस हम कहाँ देखते थे? इन्वर्जन के अंदर देखते थे कि नहीं देखते थे? बोलो। यस सर। तो यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है? इन्वर्जन। क्या इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है? और जरा ये देखना, CH3 इधर है, H इधर है, यहाँ भी CH3 इधर है, H इधर है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया है? रिटेन कर लिया है? और यस सर। आपने RS कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक करके बताया सेम चीज। तो मैं क्या बोलूंगा, कि जब ये प्रोडक्ट बना है तो इसके अंदर क्या हुई है? रिटेंशन ऑफ रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ठीक है भाई? तो आपने क्या देखा, जरा ये देख के बताओ, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन में, अब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है, तो एक बार इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा। अब इनमें से कोई ज्यादा होगा या कम होगा? दोनों बराबर होंगे। क्यों भाई? Polyester. क्योंकि ये H2O है, वो सामने से भी अटैक कर सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर वो कपड़ा ठीक है, देखिए आप बहुत दिनों में पहना हुआ है, ऐसा आपको बोलेंगे वो साथ हम देखें। ठीक है, यस सर। तो इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। और जरा ये देख के बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये दोनों आपस में क्या है? कौन दोनों? ये दोनों इनैंशियोमर। इनएंशियोमर्स हैं। तो अगर इनएंशियोमर्स बन रहे हो और दोनों ही 50-50 बन रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जरा बताना।
रेसमाइजेशन। रेसिमाइजेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर हो रहा है, बनना है, ठीक है। तो अब जरा ये देखो कि कभी भी कोई भी रिएक्शन, देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, कि कभी भी कोई भी रिएक्शन एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट नहीं होती का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी, SN1 के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, अगर ये एक आइडियल SN1 रिएक्शन होती, आइडियल SN1 रिएक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन होती, तो इसके अंदर 50% क्या होता? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और 50% क्या होता? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इनेंशियोमर्स बनते दोनों आइडेंटिकल टाइप, मतलब 50-50%, और आप क्या कहते हैं कि रेसमाइजेशन हुआ है। समझ पा रहे हैं? लेकिन कोई भी रिएक्शन, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट नहीं होती। इसके साथ साथ SN1 के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा होगा, SN2 भी हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि अगर ये 98% हो रहा है तो वो 2% हो रहा हो, अगर ये 99% हो रहा है तो वो 1% हो रहा हो, लेकिन सम वॉट समवेयर 1 2 3 4% जरूर क्या हो रही होगी, SN2 भी हो रही होगी। और SN2 के अंदर जरा बताना कि इन्वर्जन होता है कि रिटेंशन होता है? इन्वर्जन। इनवर्स। इन्वर्जन हो। तो बेटा जी आप ये समझिए कि जब प्रैक्टिकल पर्पसेस में आप बात करेंगे, तो इन्वर्जन 50% यहाँ ऊपर हो रहा था, और SN1 में जो हो रहा होगा वो भी इन्वर्जन हो रहा होगा। तो ओवरऑल आप क्या देखोगे कि रिटेंशन से ज्यादा इन्वर्जन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रैक्टिकल यस सर। पर्पस में? लेकिन अगर आइडियल केस सिनेरियो की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि 50% इन्वर्जन होगा और 50% ही रिटेंशन होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। लिखो जरा इसको, क्या बोला। आई नहीं? क्या होगा भाई? आइडियल SN1 कॉन्फ़िगरेशन यानी आइडियल SN1 मैकेनिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होंगे, वो भी इक्वल एक्सटेंट में। नोट्स बना रहे हैं आप लोग साथ साथ? यस सर। यस सर। ये तो हो गई आइडियल केस सिनेरियो की बात। लेकिन जरा ये बताना प्रैक्टिकल पर्पस में क्या देखने को मिलेगा? प्रैक्टिकल पर्पस में मैंने क्या बताया, SN1 के साथ साथ थोड़ी बहुत क्या हो रही होगी, SN2 भी हो रही होगी, और SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यहाँ भी इन्वर्जन हो रहा है, वहां भी इन्वर्जन हो रहा है, तो ओवरऑल इन्वर्जन एक्सीड कर जाएगा रिटेंशन को कि नहीं? यस सर। लिखिए इसको। क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह से ही पूछ लेता है कि अगर बताना चाह रहा है SN1 की इंफॉर्मेशन अगर आपको देना चाह रहा है, तो बोलेगा कि ऐसी रिएक्शन बनाओ जिसमें कंप्लीट रेसिमाइजेशन हो रहा हो। खुद ही समझ जाना कि SN1 की बात चल रही है, और आइडियल SN1 की बात चल रही है। ठीक है भाई, अब जरा ये बताओ, आपने अभी क्या देखा था कि अगर आपने इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाई थी, R या S? और R। तो इससे क्या मिला था, R कॉन्फ़िगरेशन से R वाला भी मिल रहा है और S वाला भी मिल रहा है कि नहीं?
यस सर। तो अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन आर ले रहे हैं और क्या करा रहे हैं, SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला भी मिलेगा और एस कॉन्फ़िगरेशन वाला भी मिलेगा, है ना। यस सर। सिमिलरली अगर आप किसी रिएक्टेंट की एस कॉन्फ़िगरेशन लेते और SN1 रिएक्शन कराते, तो आपको क्या मिलता, फिर से क्या आर और एस मिलते कि नहीं मिलते। यस सर। अब जरा ये बताओ कि जो आपके पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया है। यानी अगर आप आर ले रहे हो तो भी आपको आर मिल रहा है और एस मिल रहा है, अगर आप एस ले रहे हो तो भी आपको आर मिल रहा है और एस मिल रहा है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं आर और एस वाले, क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया है, कि रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। नो सर। नो सर। अगर ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो जो आपकी SN1 रिएक्शन है क्या वो एक स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन रहेगी। नो सर। आप जरा ये बताओ कि जब हम रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, आर से अगर मैं एस करूं, क्या प्रोडक्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है या आर और एस दोनों ही मिल रहे हैं। दोनों ही मिल रहे दोनों ही मिल रहे हैं। तो आपकी जो SN1 रिएक्शन होती है वो ना तो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। समझे कि नहीं समझे। हैं। यस सर। बोलिए। ठीक है ना। लिखिए इस बात को। क्या लिखना है कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है, इट इज नाइदर स्टीरियो सेलेक्टिव नॉर स्टीरियो स्पेसिफिक। अब SN1 SN2 पढ़ने के बाद सारी चीजों को अगर क्लब करके अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग है, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रांग है, तो ये बताना SN1 होगी या SN2 होगी। SN2 जनरली। जनरली SN2 होगी। अगर मैं आपसे ऐसे ही जनरली ही पूछूं कि मेरा बताओ अगर मैं खराब न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, वीक न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, तो क्या होगी। SN1। Then एन one. वन। SN1 होगी। और ये हो क्यों रहा है, इसके साथ साथ आप मैकेनिज्म भी ध्यान में रखिए कि भाई जो हम SN2 रिएक्शन पढ़े थे उसके अंदर ये था कि इधर से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इधर से लीविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा होगा, और ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड मोशन होगा जिसमें ना तो कोई लीड होगी ना ही कोई लैग होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर ऐसा काम कराना है तो कैसा न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए, अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा हमें। तो अगर हम अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं और समझते हैं कि वो क्या कंडीशन होंगी, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हमें SN1 करानी है या SN2 करानी है। तो सबसे पहली जनरल बात जो आप बोल रहे हैं कि अगर आप क्या लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें। क्या लें बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा, SN1 या SN2। 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 SN2 को फेवर करेगा। और जस्ट आप अभी पढ़े हैं कि आपको कैसा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप छोड़ के निकल जाता है, तब आके कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो हमारी कैसी रिएक्शन फेवरेबल होगी, SN1। ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है ना भाई। चलो ठीक। चलिए मेरी हेल्प करिए इस टेबल को कंप्लीट कराने में।
अच्छा ये बताइए, सारे फैक्टर्स अभी तक आप जो पढ़े, अगर आप अभी चलो इसको ऑन द पेपर्स लाने की कोशिश करो। आपने क्या देखा था, अगर आप SN2 टाइप की रिएक्शन पर जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? SN2 पढ़ रहे थे, तो SN2 में आपको क्या लिखाया गया था, जरा देख के बताना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री कह रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन का क्या ऑर्डर निकल कर आता है? सर 1 डिग्री पहले, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रेट ऑफ SN2 क्या होती थी? स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। तो 3 डिग्री में इतना ज्यादा हिंड्रेंस हो जाता था कि हम कहते थे कि SN2 ये कराएगा ही नहीं। याद आ रहा है? यस सर। तो सबसे ज्यादा कौन कराएगा? 1 डिग्री। चलो ठीक। अब जरा SN2 के बाद SN1 में बताना। SN1 के अंदर क्या कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ बनेगी? 3 डिग्री वाले में। 3 डिग्री वाले में। अब चलो ठीक है। अब इसको ध्यान में रखो कि आप ये एनालिसिस कर रहे हो किसके अंदर, अगर आप मिथाइल हैलाइड लो, 1 डिग्री हैलाइड लो, 2 डिग्री हैलाइड लो, 3 डिग्री हैलाइड लो, और क्या लो, एक वीक न्यूक्लियोफाइल लो। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होनी चाहिए थी? क्या होनी चाहिए थी भाई? देख पा रहे हैं? SN। SN1 होनी चाहिए थी। लेकिन जरा ये बताना कि यहां से जो बनेगा SN1 के अंदर होता क्या है, फटाफट से मैकेनिज्म में जाओ। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कार्बोकैटाइन बनता है Yes, sir. कि नहीं बनता है? लेकिन मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन इतना कम स्टेबल होता है कि इसके बनने का एक्सटेंट बहुत कम होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा, मतलब SN1 ना कराकर कौन सी रिएक्शन कराएंगे? SN2। SN2 रिएक्शन कराएंगे। अरे रीजनिंग अपनी दिमाग में क्लियर रखना कि हम क्या बोल रहे हैं। फिर से सुन लो चाहो तो एक बार, कि वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होना चाहिए था? SN1 रिएक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। लेकिन मिथाइल कार्बोकैटाइन और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन इतना कम स्टेबल होगा कि यहाँ पर SN1 ना होकर आपको क्या करानी पड़ेगी? SN2। SN2 करानी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत क्या 2 डिग्री और 3 डिग्री में आएगी? नो सर। No, sir. चलो, तो इसके केस में क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ SN1, और यहाँ भी SN1 होगी। ठीक है, यस सर। बोलो। अब सेम एनालॉजी लगा के ये बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्या है भाई? अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होनी चाहिए थी? SN2। SN2 होनी चाहिए थी। SN2 किस तरह से डिपेंडेंट होती है सबस्ट्रेट के ऊपर, कि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे SN2 की एक्सटेंट क्या होती चली जाती है? कम बढ़ते होती चली जाएंगे। जाती थी, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। क्योंकि इसको पहले ही, मतलब पहले ही अटैक करना है। तो जरा ये सोच के बताओ, अगर 3 डिग्री RX है, यानी उसको तीन तीन मिथाइल ग्रुप यानी ने घेर रखा है, तो वहां पर अटैक करने की संभावना कैसी रहेगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे? वेरी लो। कम रहेगी, वेरी लो रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में होनी क्या चाहिए थी? SN2 रिएक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन 3 डिग्री वाला RX कैसा होता है? बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तो यहाँ पर हम SN2 ना करा के क्या कराएंगे? SN1। SN1 कराएंगे। तो याद करो, जब मैं तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, तब भी मैंने क्या बोला था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कराते हैं? SN1 ही कराते हैं 3 डिग्री के केस में। लेकिन जरा ये बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो मिथाइल हैलाइड हो, 1 डिग्री हैलाइड हो, 2 डिग्री हैलाइड हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी? नो सर। तो हम क्या कराएंगे? SN2। SN2 ही कराएंगे। समझे कि नहीं समझे इसको? ये टेबल क्लियर है? यस सर। अब जरा ये देखो, इस टेबल के अंदर क्या एक खासियत वाली बात है, कि अगर आप 3 डिग्री RX लो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लो, तो चाहे आप वीक न्यूक्लियोफाइल लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, होगी कैसी रिएक्शन? SN1। SN1। 3 डिग्री। आप मिथाइल हैलाइड लो, चाहे आप वीक न्यूक्लियोफाइल लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, होगी कैसी रिएक्शन? SN2।
वन डिग्री एल्काइल हैलाइड लो, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल लो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, होगी कैसी रिएक्शन? SN2 पंगा कहां पर आएगा? 2 डिग्री वाला तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लिया तो कैसी होगी? SN1 और स्ट्रॉन्ग लिया तो? SN2 ठीक है, यस तो ये सारी चीजें समझनी थी। अब इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं समझना है बेटा जी, इसमें कुछ और चीजें भी समझनी है, जैसे कि अब चलो मैं तुम्हें बताता ही हूँ, फिर बात करते हैं उसमें। देखो जरा, कि कोई एक स्पीसीज है, कैसा स्पीसीज है? अटैकिंग स्पीसीज है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ में नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और एक आपका क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है बेटा? एक सबस्ट्रेट है। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन, हेलोजन यानी लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। बोलो। Yes, sir. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस अल्फा कार्बन पे कैसा चार्ज होगा? Partial positive. डेल्टा पॉजिटिव। बहुत सही। इस पे जो चार्ज होगा वो होगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ये बताइए, अब ये जो स्पीसीज है, कैसा? अटैकिंग स्पीसीज, जिसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब अगर ये जाए और अल्फा कार्बन पे अटैक करे और इस लीविंग ग्रुप को निकाल दे, क्या बोला मैंने? कि ये जाए, अल्फा कार्बन पे क्या करे? अटैक करे, और लीविंग ग्रुप को क्या करे बेटा? निकाल दे। तो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कैसी होगी जरा बताना? और क्या होगा? कि ऐसा होगा कि यहाँ कार्बन लगा हुआ है, अल्फा कार्बन से आके कौन जुड़ जाएगा? अटैकिंग स्पीसीज आके जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे था। बोलिए। और साथ में कौन निकल गया? लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। बोलो, यही होने वाला है कि नहीं? Yes, तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी, जिसमें एक अटैकिंग स्पीसीज गया, अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर देखकर उसने क्या करा? अटैक करा और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं? इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोलते हैं? yes, यस सर बहुत ध्यान से समझो इसको, इस चैप्टर का बिल्कुल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो आपका अटैकिंग स्पीसीज है, उसने इस वक्त जो काम करा है वो किसकी तरह काम किया है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है। यानी कि हुआ क्या? यहाँ पर बेटा ऐसा हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, वो गया पॉजिटिव चार्ज सेंटर से अटैच हुआ और उसने एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, यानी एक्स लिविंग ग्रुप को, एज अ न्यूक्लियोफाइल बाहर निकाल दिया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। जरा समझिए कैसे। कि एक और अटैकिंग स्पीसीज है, जैसे ये जेड था तो उसको ले लेते हैं वाई। उस पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो क्या करे? आपके पास फिर से एक सबस्ट्रेट दे रखा है, जिससे जुड़ा हुआ है एक लिविंग ग्रुप। जिससे जुड़ा हुआ है क्या? एक लिविंग ग्रुप। और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? डेल्टा पॉजिटिव भी partial. प्रेजेंट है। लेकिन अब क्या करे? ये अल्फा कार्बन है ना, तो इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन कैसा हो गया? बीटा कार्बन। और सपोज करो बीटा कार्बन पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन। क्या लगा हुआ है? एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब सोचो कि कोई भी ऐसा फैक्टर हो, कोई भी ऐसा फैक्टर हो, वी डोंट नो कि वो फैक्टर क्या है, जिससे ये क्या हो? जिससे ये अटैकिंग स्पीसीज, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये इस सबस्ट्रेट के पास जाए, इस सबस्ट्रेट के पास जाए और इसका H प्लस बाहर निकाल दे। क्या बोला मैंने? ये इसके पास जाए और इसका क्या कर दे? H प्लस बाहर निकाल दे। उस पर्टिकुलर सिनारियो में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है किस में कन्वर्ट होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स में। और यहां से कौन निकल जाएगा? लीविंग ग्रुप। अरे इस तरह की रिएक्शन हम पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े Yes, sir. तो Elimination. भी. प्रोडक्ट क्या बनेगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट H के साथ जुड़ गया Y और साथ में निकल गया एक लीविंग ग्रुप। और इस तरह की रिएक्शन, जिसमें एक पर्टिकुलर अटैकिंग स्पीसीज जाता है और बीटा कार्बन से क्या निकाल देता है? जाता है
और बीटा कार्बन से क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है। उस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और प्रिसाइजली अगर बात करें तो यहाँ कौन सा एलिमिनेशन है, यहाँ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। कौन कौन से कार्बन के बीच में हो रहा है, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बना। तो बेसिकली फंडामेंटली जो आपने अभी तक पढ़ाई करी उसमें आपने क्या समझा कि ये जो अटैकिंग स्पीसीज था इसने किसकी तरह बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन सेकंड केस में इसने किसकी तरह बिहेव किया है, एक बेस की तरह बिहेव किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। बोलो। यस सर। अब इनकी शकल पे तो लिखा हुआ नहीं है कि ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि स्पीसीज ऐसा है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ में नेगेटिव चार्ज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सेम कहानी यहाँ पर थी। तो ये तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा। बोलो। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो पॉजिटिव सेंटर पे जाकर क्या करेगा, अटैच होगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। और सेम अटैकिंग स्पीसीज जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालकर पाई बॉन्ड बना के लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यस सर। तो अब यहाँ पर कहानी, यहाँ पर बेटा ये आके फंस जाती है कि जो हमने एल्कीन के अंदर एलिमिनेशन पढ़ा था, एल्कीन के अंदर जो एलिमिनेशन पढ़ा था और जो सारे बेस देखे थे वो सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियोफाइल देखे हैं वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं इन सर्टेन कंडीशंस, बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर। इस तरह की एक टेबल मैंने तुम्हें पहले भी बनवाई थी, E1 वर्सेस E2, और ये वाली टेबल बनवाई है मैंने तुम्हें SN1 वर्सेस SN2 की। बोलो। यस यस सर। सर। तो अब कहानी इन सवालों में आकर ये फंसती है कि आपको वो ये नहीं बताएगा कि आपको एलिमिनेशन कराना है, आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है। पहली चीज क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कंडीशंस के साथ ये देखनी होगी, क्या देखनी होगी भाई, कि भैया ये एलिमिनेशन कराएगा कि सब्स्टिट्यूशन कराएगा विद द गिवन कंडीशंस। और जब एलिमिनेशन भी कराएगा तो ये कौन सा वाला एलिमिनेशन कराएगा, E1 वाला एलिमिनेशन कराएगा कि E2 वाला एलिमिनेशन कराएगा। और अगर आप इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन कराएगा, SN1 कराएगा कि SN2 कराएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यस सर। यस सर। तो भाई मेरे, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं हम लोगों ने चार चीजों को अलग अलग करके पढ़ा, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह से है कि मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो हम। यानी कि हर काम होने की पॉसिबिलिटी है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट सुटेबल पॉसिबिलिटी कौन सी है आउट ऑफ ऑल विद द गिवन कंडीशंस एंड सिनेरियो। समझे कि नहीं समझे। यस सर। तो हम इसी पे ही थोड़ा सा अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने को कोशिश करते हैं कि किस तरह से होगा। तो E1 वर्सेस E2 की टेबल शायद आप लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप पढ़कर आए होंगे, क्योंकि तभी आपकी चीजें आगे समझ में आएंगी। तो अब लिखते हैं, मतलब देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। कैसे पहचाने कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, और बहुत आसान है। इसमें बस खुद तुम कंफ्यूज करोगे। अगर तुम अपना दिमाग क्लियर रखते हो तो अभी तक जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं इट्स मोर देन सफिशिएंट एनफ टू आइडेंटिफाई। उसमें कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं है, बस इसको एक दो बार अच्छे से अपने हाथों से लिख लेना दिमाग से यूज करते हुए, ऐसे नहीं बस कि आंख बंद करके लिखते चले जा रहे हैं। चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनके आंसर देना मुझे। वो क्वेश्चंस क्या हैं जरा देखो। पहला, कि अगर मैं कोई ऐसा अटैकिंग स्पीसीज लूं जो क्या हो, एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल हो, क्या हो, एक बेहतर न्यूक्लियोफाइल हो बट खराब बेस हो, तो क्या होगा बताओ, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा। सेकंड में आपसे पूछूं कि जरा ये बताओ, कोई एक ऐसा स्पीसीज है जो कैसा है, एक बेटर बेस है बट क्या है, एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो बताओ सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा।
तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ जरा, ये देखो, आप जब ये रिएक्शन कराते हो, कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाके अटैच होना है, यानी अटैक करना है। और ये जितनी ज्यादा जाके तेज अटैक करेगा, उतनी जल्दी ये किसको निकालेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। अब ये सोचो कि अगर इसका साइज इतना बड़ा, मतलब अगर इसका साइज बहुत बड़ा होता चला जाए, तो क्या इसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे जाने के लिए। यस सर। तो ये सोचो कि सेम चीज है जो किसकी तरह बिहेव कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है, सेम चीज है जो बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है। अब जरा ये बताओ, अगर इसका साइज छोटा होगा, तो क्या ये पॉजिटिव सेंटर पे आसानी से नहीं चला जाएगा। यस सर। यस सर। और अगर इसका साइज तुम बढ़ाते चले जाओगे, तो इसको पॉजिटिव सेंटर जाने पे कैसी होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। यस सर, करना पड़ेगा। तो जरा यही, इसी को ही जरा देख के बताओ, अगर मैं क्या करूं, साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज को बढ़ा दूं, तो बताओ एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा। अब सिमिलर पैटर्न पे मैं साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज को अगर छोटा कर दूं, तो ये आसानी से जाके पॉजिटिव सेंटर से जुड़ जाएगा, तो क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कराएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो जरा, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि OH-, जैसे कि Cn-, जैसे कि SH-, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड C-, जैसे कि X-। इन सब के साइज कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे साइज हैं। OH, Cn, SH, NH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C, X-। इन सब के साइज कैसे हैं, छोटे हैं कि नहीं। तो यस यस सर। ये सर, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कराएंगे, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। और मैं आपको एक और बता देता हूँ इसी में चीज, वो क्या है कि ये जो दे रखे हैं ना बेटा, OH-, Cn-, SH-, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही कराते हैं, और साथ में ये X-। ये दोनों जो हैं, ये कंडीशन बदलने से हो सकता है कभी एलिमिनेशन भी करा दें, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कराएंगे, आपको सब्स्टिट्यूशन कराते हुए ही दिखेंगे। समझे। अब लो, यस। अब मैं क्या करता हूँ, C2H5O-, CH3CH, CH3O-, CH3CH2CH2O-, CH3CH3, यानी टर्शरी बुटॉक्साइड आयन बना रहे हैं बेसिकली, O-। जब आप यहां से यहां आ रहे हो, देखो OH-, Cn-, SH-, अब क्या हो गया, C2H5O-, CH3CH CH3O-, CH3CH2CH2O-। तो इनका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। यस। अब जब इनका साइज बड़ा होगा, तो इन्हें जाके पॉजिटिव सेंटर से टकरा के दिक्कत होगी कि नहीं होगी। पॉजिटिव यस सर, सेंटर होगा। से जाने में, टकराने में दिक्कत होगी, तो ये सब्स्टिट्यूशन की जगह आप क्या कराएंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक है कि नहीं। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, वैसे वैसे अल्फा कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी भी घटती जाएगी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी घटती जा रही है, तो क्या बढ़ेगा, एलिमिनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब चलो एक और सवाल पूछता हूं मैं यहीं पर ही, जरा ये देख के बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूट रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ एक CX बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। यस सर। यस सर। और जब
सेम अटैकिंग स्पीसीज एज अ बेस बिहेव कर रही है तो कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? एक CH बॉन्ड भी टूट रहा है, एक CX बॉन्ड भी टूट रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं? ज्यादा टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो इसी को ही एनालॉजी बना के जरा अगला चीज देखो किस तरह से। सेकंड डाल देते हैं इसमें हम हेडिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा जरा देख के बताना। कि एक रिएक्शन है, क्या है? एक रिएक्शन है जिसका मैं ड्रॉ करता हूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ। ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर बेटा हम लोग क्या देखते थे कि ये जो एनर्जी है कौन सी वाली, ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, बोलो रिएक्टेंट किसको? रिएक्टेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट। और ये वाली जो एनर्जी का गैप था, कौन सा वाला? ये वाला जो एनर्जी का गैप था, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। अब जरा केमिकल काइनेटिक्स के दिन याद करके बताओ कि आप किसी भी रिएक्शन को जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो वो किस चीज में यूटिलाइज होती है? उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है कि नहीं होती है? यस यस यानी उसको, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं मेरे रिएक्टेंट कहाँ पहुंचे, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचे, तो मुझे दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। उससे कम अगर मैं दूंगा तो मेरे सारे बॉन्ड टूटेंगे नहीं, सब फ्री स्टेट में आएंगे नहीं, तब तक ये रिएक्शन आगे होगी नहीं। क्या ये बात सबको क्लियर है कि जो हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं रिएक्शन के अंदर, वो करती क्या है? वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को ब्रेक करती है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब जरा ये बताना कि आपसे ही मैंने पूछा था कि न्यूक्लियोफाइल के अंदर, आपने खुद ही बोला सर यहाँ पे CX बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर CH बॉन्ड टूट रहा है और CX बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूट रहे हैं? एक। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूट रहे हैं बेटा? दो। तो दो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी कि एक बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी? दो। दो बॉन्ड को दो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ज्यादा होगी कि एलिमिनेशन रिएक्शन की ज्यादा होगी? एलिमिनेशन एलिमिनेशन की ज्यादा होगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी, क्वाइट ऑब्वियस बात है कि जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी का है वो किसकी ज्यादा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा है किसकी? एलिमिनेशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो जरा ये बताओ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी एलिमिनेशन रिएक्शन की ज्यादा है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो रेट कांस्टेंट होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ज्यादा बढ़ेगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन का ज्यादा बढ़ेगा? एक्सप्रेशन तुम्हें पता ही है, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT। एलिमिनेशन का ज्यादा बढ़ा। K जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी उसी तरह से ज्यादा निकल कर आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन का भी बढ़ेगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कैसी थी? एलिमिनेशन रिएक्शन की ज्यादा थी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बेटा क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ऐसा एक समय आएगा, कैसा एक समय आएगा कि ऐसा एक समय आएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगी? ओवरकम कर जाएगी। यस बेटा इसको ऐसे समझो कि ये दोनों जो रिएक्शन हो रही है ना, ये दोनों रिएक्शन ये एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं। कॉम्पीट कर रही है ना, एक रेस में लगी हुई हैं कि मैं हूं कि तू हो। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल यानी जो अटैकिंग स्पीसीज है, ये बेस और न्यूक्लियोफाइल किसी की भी तरह काम कर सकता है। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो एक सर्टेन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन का भी रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है और एलिमिनेशन का भी रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। लेकिन एक जरूर ऐसा कट ऑफ बैरियर आएगा, जरूर ऐसी वैल्यू आएगी टेम्परेचर की जहां पर एलिमिनेशन क्या कर जाएगा? सब्स्टिट्यूशन को
ओवरकम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर। और आपको ये भी बात समझ में आ रही है कि जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें आपको मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो आप क्या ये कह सकते हो कि टेम्परेचर की लोअर वैल्यूज पे या हायर वैल्यूज पे किस पे एलिमिनेशन फेवरेबल होगा? हायर वैल्यूज। हायर वैल्यूज पे फेवरेबल होगा। लिखिए इस बात को कि जो हायर टेम्परेचर होता है वो फेवर करता है किसको? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को। इतना फेवर करता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी मतलब इन वेरी रेयर केसेस रूम टेम्परेचर पे होती है। मतलब होती ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, इनके लिए हायर टेम्परेचर आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें लेस नंबर ऑफ बॉन्ड टूट रहे हैं यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, वो हो सकती है रूम टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे। लेकिन एलिमिनेशन नहीं होगी। एलिमिनेशन किस पे होगी? हायर टेम्परेचर पे ही होगी। अब SN1 वर्सेस SN2 की तो कहानी आपके सामने क्लियर है। अब जरा E1 वर्सेस E2 की कहानी बताओ। E1 वर्सेस E2 में क्या होता था फटाफट से याद करो। E2 रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कैसा बेस होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेसेस होने चाहिए। क्या होता है? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती है? एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। याद आ रहा है ये सब? कौन सा प्रोडक्ट यस सर। फेवरेबल रहेगा? सेट जब प्रोडक्ट फेवरेबल रहेगा। माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। सेट जब प्रोडक्ट क्या होता है? मोर एल्काइलेटेड होता है यानी मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन वहीं अगर हम बल्कियर बेस या फिर फ्लोरीन जैसा एक लीविंग ग्रुप ले लें तो क्या होगा? हॉफमैन क्या कर जाएगा? डोमिनेट। डोमिनेट कर जाएगा। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में जरा याद करो। एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला मैंने आपको बताया था। E2 के केस में क्या होता था कि भैया जो आपकी E2 रिएक्शन थी उसमें जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते थे अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते चले जा रहे थे कि नहीं बढ़ते चले जा रहे थे? याद करो। यस सर। तो 3 डिग्री से में ज्यादा क्या होगा? E2 होगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और उससे ज्यादा होगी मतलब 3 डिग्री में ज्यादा होगी, फिर उससे कम होगी 2 डिग्री में, और उससे फिर कम होगी किसमें? 1 डिग्री में। याद आ रहा है ये सब? यस सर। यस सर। E2 के केस में सॉल्वेंट कैसा लेते थे? पोलर प्रोटिक की पोलर एप्रोटिक? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। बिल्कुल ऐसे याद रखो कि बिल्कुल सेम कंडीशन है E2 और SN2 की और E1 और SN1 की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे। कल ही पढ़ाए हुए हैं ये सारी चीजें। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे लेते थे कि जो बेस होता था उसको भी सराउंड करेगा। एल्काइल हैलाइड के अंदर क्या है? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है ना, हेलोजन के लगे होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसको भी सराउंड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट में एब्सोल्यूट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो ट्रांजिशन स्टेट को भी सराउंड करके स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था। याद आ रहा है ये सब? और हाँ रिएक्टेंट सर। यस सर। मॉलिक्यूल्स को यस भी सर। सराउंड करके स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। लेकिन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी? रिएक्टेंट की। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में। इसलिए पोलर प्रोटेक ना लेके किसको लेते थे? पोलर ए प्रोटीन। पोलर एप्रोटिक को लेते थे। नेचर ऑफ बेस कैसा? पहले ही बता दिया, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अब ये कैसा एलिमिनेशन होता था? सिन एलिमिनेशन की एंटी एलिमिनेशन बताओ। E2 एलिमिनेशन जो होता था ये एंटी। एक एंटी। एंटी एलिमिनेशन था, क्योंकि आपको याद होगा कि हाइड्रोजन निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके अंदर जाते थे? सिग्मा स्टार के अंदर जाते थे। बोलो। यस यस सर। सर। अब जैसे आपकी जो रिएक्शन कौन सी वाली SN2 स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक थी, सेम सिनेरियो में जो आपकी E2 रिएक्शन है वो भी क्या रहेगी? स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगी। बोलो। यस सर। यस सर। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता था? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता था लीविंग ग्रुप बनने के बाद। यहाँ पे भी E1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा? पहले स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा लीविंग ग्रुप के जाने के बाद। सेकंड स्टेप में SN2 में क्या होता था बेटा, सॉरी SN1 में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता था। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो पर्टिकुलर अटैकिंग स्पीसीज है वो बेस की तरह बिहेव करेगा और बीटा कार्बन से क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन निकाल देगा। तो हमने देखा कि E2 मैकेनिज्म के अंदर क्या था? कैसे बेसिस चाहिए थे स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही E1 के अंदर कैसे चाहिए होंगे? वीक बेसिस चाहिए वीक होंगे कि बेस। नहीं? वीक बेसिस यस सर। चाहिए होंगे। सारी की सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी?
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन ज्यादा बढ़िया ईवन देगा? तो भैया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात चल रही है तो सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री देगा। तो E1 हो या E2 हो, दोनों में ही क्या ऑर्डर निकल कर आता है? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा लोगे? पोलर प्रोटिक लोगे। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इवन मैकेनिज्म कैसे फेवर होती थी? इवन मैकेनिज्म कैसे फेवर होती थी? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से फेवर होती थी, है ना? हम इसमें कंसेंट्रेशन भी कैसी लेते थे बेस की? हाई की लो? इवन मैकेनिज्म के अंदर लो कंसेंट्रेशन लो लेंगे। कंसेंट्रेशन। जैसे कल बताया था कि सराउंड कर लेगा तो अटैक कहां से होगा? सेम चीज अभी भी है। तो मैं तुम्हें, वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिससे कि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। E1 वर्सेस E2। और मैं इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बस बेसिक बेसिक। E1 रिएक्शन के लिए कैसा बेस चाहिए खुद बताओ? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक बेस। वीक बेस चाहिए। E2 रिएक्शन के लिए कैसा बेस चाहिए? वीक की स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है। अब अगर आपको दे रखा हो क्या, कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखा है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखा है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखा है। एक तरफ ले रहे हैं क्या? वीक बेस। और एक तरफ ले रहे हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होना चाहिए बताना? क्या होगा बताओ? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में अगर पहले देखो, आपने अगर वीक बेस लिया तो वो किसको फेवर करेगा? इवन। किसको करेगा? E1 को करेगा। लेकिन E1 के अंदर क्या बनता था? कार्बोकेटाइन बनता था, याद आ रहा है? यस सर। तो E1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा और 1 डिग्री से तब बुरा कार्बोकेटाइन बनेगा कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो यहाँ होनी क्या चाहिए थी? E1, लेकिन आप क्या कराते हो? E2। E2 कराते हो। याद आया? यस सर। यस। सेम केस सिनेरियो में देखो जरा, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में ये प्रॉब्लम आएगी आपके पास, वीक बेस लोगे तो क्या कराएगा वो? E1 कराएगा। तो 2 डिग्री में ठीक ठाक सा कार्बोकेटाइन बन जाता है, तो आप क्या कराओगे? E1 कराओगे। यहाँ भी क्या कराओगे? E1 कराओगे। बोलो। यस सर। सेम केस सिनेरियो में अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिए, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? E2 कराएगा कि नहीं कराएगा? यस। कराएगा। E2 का E2 के अंदर क्या होता था? लिविंग ग्रुप का निकलना और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना एक साथ होता था, और एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्या होंगी? सीधे सीधे E2 हो E2। जाएगी। ठीक है बेटा? तो मैंने आपको हाईलाइट भी कराया था कि भाई इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मतलब दिक्कत वाली बात आ रही है। तो अब आपके सामने ये है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या कराओगे? E2, है ना? और 2 डिग्री में क्या हो सकती है? E1 E2 कुछ भी हो सकती है। 3 डिग्री में क्या हो सकती है? E1 E2 कुछ भी हो सकती है। सिमिलर केस सिनेरियो में जब आपने SN1 वर्सेस SN2 देखा था, तो देखो जरा, 1 डिग्री के केस में SN2 इसमें SN1 SN2 में कुछ भी, और 3 डिग्री में SN1 ही होगी। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात यस क्लियर है सर। तो आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। इतना बात क्लियर है तो कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। चलो ठीक। देखो, मैं एक सबस्ट्रेट लेता हूँ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया या बेस, जैसे भी काम करेगा। फिर
मैंने लिया एक सबस्ट्रेट CH3CH2Cl। ठीक है, बताओ कैसी रिएक्शन फेवरेबल कराएगा, क्या होगा इसके अंदर, आप ही सोच के बताओ। क्या क्या चीजें देखनी है, पहले देखो कि है क्या। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, और यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, कैसा है, 1 डिग्री RX है कि नहीं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यस सर। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, टेम्परेचर की कंडीशन दे नहीं रखी, यानी कि आप क्या अज्यूम करोगे कि लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पे पहली चीज कि क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब आपको ये नहीं पता कि SN1 होगी या SN2 होगी, तो आप बताओ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो और क्या हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो कैसी रिएक्शन कराएगा, SN1 या SN2? SN2। N2। N2। क्या सोच के बोल रहे हो बताओ, क्योंकि अगर SN1 कराता तो कार्बोकेटाइन बनाता, कार्बोकेटाइन बहुत घटिया बनेगा, इसलिए क्या कराएगा, SN2। समझे कि नहीं समझे? इसमें प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन पहचानना कौन सी होगी, और किस तरह से पहचानेंगे उसी का ही सारी एनालिसिस चल रही है। कैसे देखना है, पहले सबस्ट्रेट को देखो, सबस्ट्रेट के अंदर लिविंग ग्रुप को देखो, फिर उसके बाद जो अटैकिंग स्पीसीज है उसको देखो, फिर उसके बाद टेम्परेचर जो दे रखा है उसको देखो। अगर टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी तो आपने क्या अज्यूम किया, मतलब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी, रूम टेम्परेचर पे हो रही होगी, इसका मतलब क्या है कि क्या फेवरेबल होगा, सब्सटीट्यूशन फेवरेबल होगा। अब जो जो अटैकिंग स्पीसीज दे रखा है वो कैसा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग है। और आपका जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो कैसी रिएक्शन कराएंगे, SN2 कराएंगे। SN2 कराओगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सीधे सीधे क्या कर देना, CH3CH2Cl को निकाल कर क्या लगा दो, OCH3 लगा दो, ये प्रोडक्ट बन गया। भाई जी समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब देखो, कुछ ना करता, सिर्फ क्या करता, इस रिएक्शन में हीट का साइन बना देता, यानी कि ये क्या कहता कि रिएक्शन कैसी हो रही है, हायर टेम्परेचर पे हो रही है। अगर हायर टेम्परेचर पे बोल देता तो जरा बताना क्या होता, E2 होता है एल्किन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता। एलिमिनेशन होता तो क्या होता बताओ, एल्किन फॉर्म होता एल्कीन फॉर्म हो जाता। E1 से होता कि E2 से होता, है। E2। ठीक है। तो सेम रिएक्टेंट क्या कर सकते हैं, यानी देखो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेंज करी आपने, यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर था, यहाँ थोड़ा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर हुआ तो एलिमिनेशन हुआ, लो टेम्परेचर हुआ तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो ये आपको खुद क्वेश्चन देखकर क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसी में ही मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो चलो कुछ और चीजें करते हैं। दोनों जो टेबल बनाई है उनको क्लब करने की कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फ्रेंसेस निकल कर आए। कैसे, क्या ले लो, मिथाइल हैलाइड ले लो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लो, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है कि नहीं, बोलो। यस। अब दोनों टेबल को क्लब करना है तो क्या समझना है कि जो मिथाइल हैलाइड होगा, जो मिथाइल हैलाइड होगा, पहले एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात कर लेते हैं, एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या मिथाइल हैलाइड में से कभी भी एलिमिनेशन है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या लगता है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो बीटा कार्बन नहीं। बीटा कार्बन ही नहीं है तो कहां से कराएंगे, अपने घर से थोड़ी कराएंगे, सिंपल सी बात है। चलो, तो मिथाइल हैलाइड के केस में कभी भी क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। चलो हटाओ इसको, कोई एलिमिनेशन नहीं करा सकता। 1 डिग्री RX से वो क्या करा सकता है, E1 या E2 करा सकता है। 2 डिग्री क्या करा सकता है, E1 या E2 करा सकता है। 3 डिग्री क्या करा सकता है, E1 या E2 करा सकता है। यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? 1 डिग्री तो सिर्फ E2 तो है। बिल्कुल। 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनने वाला बहुत गंदा बनेगा, इसलिए ये किसको कराएगा, सिर्फ और सिर्फ E2 किसको कराएगा भाई, E2 को कराएगा।
चलो बहुत अच्छे, लग रहा है दिमाग चल रहा है। मिथाइल हैलाइड अगर दे रखा है, अब अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन कराएगा? SN2। क्यों? क्योंकि SN1 में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल अनस्टेबल है। सही, बहुत सही, SN2 कराएगा। 1 डिग्री RX क्या कराएगा, SN1 या SN2? SN2। SN2। ये भी SN, ये भी SN2 कराएगा। 2 डिग्री क्या कराएगा, SN1 या SN2? ये कुछ भी करा सकता दोनों। है, क्यों? और ऐसे ही ये अगर थ्री यस। डिग्री के बारे में बात करें तो ये क्या कराएगा? SN1। SN1। SN1 कराएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। अब देखो हमने सारी चीजों को ऑलमोस्ट क्या करा है, पेन डाउन कर लिया है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जरा इन्फ्रेंस निकालना, कि कभी भी अगर मिथाइल हैलाइड दे रखा हो तो उसमें एलिमिनेशन तो होगा ही नहीं, हमेशा सब्स्टिट्यूशन होगा, वो भी किस टाइप का? SN2। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दे रखा हो, अगर टेम्परेचर की कंडीशन कैसी है, हायर कंडीशन है, तो आप क्या कराओगे? E2। अदर वे अराउंड, लोअर टेम्परेचर है तो? SN2। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो प्रॉब्लम आएगी, किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जरा देखो। कि अगर पहले तो देखो टेम्परेचर की कंडीशन से ये पता चलेगा कि एलिमिनेशन कराना है कि सब्स्टिट्यूशन कराना है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो अगर टेम्परेचर हायर दे रखा है तो क्या कराओगे, एलिमिनेशन, और लोअर टेम्परेचर दे रखा है तो क्या कराओगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब अगर जो, जब आपको पता चल गया कैसा है कि टेम्परेचर हायर है, तो अगर आपके पास कंडीशन ये दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, कि जो आपका बेस है वो कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या कराओगे? E2। E2। E2 देख लो, यही लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है, स्ट्रॉन्ग E2। बेस E2 कराता है, वीक बेस E1 कराता है। चलो लौटे आओ, कि अगर क्या दे रखा है, बेस जो दे रखा है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कराएगा? E2। और अगर वीक बेस है तो क्या कराएगा? E1। ऐसे ही आपने देखा कि लोअर टेम्परेचर कंडीशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या कराओगे? SN2। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या कराओगे? SN1। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में सेम आपने देखा कि टेम्परेचर की कंडीशन लगा के, कि टेम्परेचर कैसा है, कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो क्या कराओगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन कराओगे। अब सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 होगा या SN2 होगा, वो कैसे पता करोगे? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और 3 डिग्री हिंड्रेंस बहुत ज्यादा पैदा करता है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, SN1 या SN2? SN1। SN1। SN1 की तरफ। सेम वे अराउंड, अगर आपको दे रखा है कि टेम्परेचर हायर है तो आप क्या कराओगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कराने में अगर दे रखा है क्या, कि जो बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या कराओगे? E2। E2। और अगर बेस वीक है तो क्या कराओगे? क्या कराओगे भाई? E1। E1। तो इतनी बातें सबको क्लियर हैं कि नहीं है? क्लियर है बेटा? यस। अब तो नहीं फंसोगे, क्या अभी भी फंस जाओगे? नहीं पसंद। चलो देखो, अब क्या इसको दोबारा लिखूं, कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है, E2 वीक बेस क्या कराएगा, E1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कराएगा, SN2 वीक न्यूक्लियोफाइल क्या कराएगा, SN1। अब इसको लिखने से अच्छा सीधे सवाल की तरफ चलते हैं और समझते हैं। कैसा सबस्ट्रेट दे रखा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बोलो क्या दे रखा है भाई, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के केस में देखो क्या होता है, क्या होगा,
E2 भी होगी और SN2। SN2 भी होगी। क्यों? होगा कि नहीं होगा? और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो आप क्या करोगे? दोनों ही प्रोडक्ट बनाओगे। कौन कौन से वाले? SN2 वाला और E2 वाला। SN2 क्या होती थी? क्या कार्बोकेटाइन बनता था SN2 में? नो सर। तो सीधे सीधे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो यही बनेगा? कि आके कौन जुड़ गया? OCH3, और जब एलिमिनेशन हुआ तो क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट बना है किससे? E2 से, और ये प्रोडक्ट बना है किससे? SN2 से। बोलो। क्यों भाई? यस सर। अब हम इसमें अभी ये नहीं बता पाएंगे कि ये मेजर होगा या ये माइनर होगा। सेकंड देखो जरा। अब जरा कंडीशन देख के बताओ, यहाँ क्या था? साइज कैसा था अटैकिंग स्पीसीज का विद कंपैरिजन टू दिस? इन दोनों में किसका साइज छोटा स्मॉल। है? इसका। फर्स्ट वाला। तो ये किसको ज्यादा फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को कि एलिमिनेशन को? एलिमिनेशन। और ये किसको ज्यादा फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन। अब जरा ये देख के बताना, अभी भी आपका जो सबस्ट्रेट है वो कैसा है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है कि नहीं? तो अभी यस भी सर। क्या होगा? SN2 और E2 दोनों ही होंगी कि नहीं होंगी? CH3 होएगा। CH2 आके जुड़ गया कौन? CH2 CH3, और साथ में बनेगी एल्कीन। अरे बेटा जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा ये भी किससे बना है? SN2 से बना है, और ये किससे बना है? E2 से बना है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इस रिएक्शन में जो एल्कीन बना था वो X% बना था, और इस रिएक्शन में जो एल्कीन बना है वो Y% बना है, तो कंपेयर करके ये बताओ कि X और Y में कौन ज्यादा है? तो कैसे बताओगे? वाई इज X। ग्रेटर देन। क्यों है भाई? फिर ऊपर स्मॉल बेसिस पहले साइज गलत ऑफ बोल रहे थे। अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीज कर गया, साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इंक्रीज करने की वजह से एलिमिनेशन फेवर करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा, तो सर्टेनली वाई क्या रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है किससे? एक्स से। समझे? अब जरा इसमें बताना बेटा। वन डिग्री अल्काइल हैलाइड ये भी है, तो फिर से फिर क्या होगा? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही होंगे। CH3 और यहाँ CH3। ये भी किससे बनेगा? SN2 से, और यहाँ भी बनेगा क्या? एल्कीन बनेगा। ये किससे बनेगा? E2 से। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि पहली दूसरी तीसरी रिएक्शन में यहाँ जो एल्कीन की यील्ड हुई है वो हुई है Z%। तो जरा कंपेयर करो XYZ को। तो Z क्या आएगा निकल के? जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स। क्लियर है ना ये रीजनिंग कैसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? यस सर। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि साइज ऑफ अटैकिंग स्पीसीज बढ़ता चला जा रहा है, तो एलिमिनेशन क्या करता चला जाएगा? डोमिनेट करता जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो नेक्स्ट देखो। क्या होगा जरा बताना।
एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, पहले ही बताओ। सब्स्टिट्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल। लिखाया था सर कि क्योंकि ओ एच OH लगा माइनस हो, सी एन माइनस हो, एस एच माइनस हो, एक्स माइनस हो, ये इतना इनका साइज छोटा होता है कि ये किसको फेवर करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। अब जब एक बात में कंफर्म हो गए कि सब्स्टिट्यूशन होगा और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का होगा? SN2। बोलो। SN2 टाइप का होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी किस टाइप का? SN2 टाइप का। SN2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और आके कौन जुड़ जाएगा? OH। अरे जी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब मैं OH माइनस की जगह अगर क्या ले लेता, NH2 माइनस ले लेता, फिर से क्या लेता, CH3 CH2 Cl लेता और रिएक्शन कराता, तो क्या बनता? एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता। NH2 माइनस बहुत अच्छा बेस है। NH2 माइनस बहुत अच्छा बेस है, लेकिन आपके दिमाग में तो ये भी आना चाहिए ना सर, इसका साइज और इसके साइज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो साइज इनका कैसा रहेगा? ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगा। तो इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कैसी रहेगी? ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहनी चाहिए। क्यों? यस सर। भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम बात ये कह रहे हैं कि ऑल्दो मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन NH2 माइनस कैसा है? बहुत अच्छा बेस है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? वाटर, और इसका क्या बनेगा? अमोनिया। तो जरा याद आ NH3। रहा है जो हमने लास्ट में एल्काइन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसमें हम लोग क्या यूज करते थे? NaNH2 यूज करते थे कि नहीं? यस। इसीलिए यूज करते थे। तो NH2 माइनस जो है, अगर आपने हीट कर रखा है तो क्या बनाएगा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, और एलिमिनेशन कौन सा वाला होगा? E1 की E2? E2। ऐसा नहीं है कि ये क्या ना करे, मतलब हम मान के चलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होने के साथ साथ एक ठीक ठाक सा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो आपको, अगर आपको ये समझना है कि अगर आप इसको टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लो करते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? एक वक्त के बाद जाके कट ऑफ टेम्परेचर से अगर आप नीचे ले गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो कर दिए, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यस सर। बिहेव करेगा तो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन देगा। आपने देखा था ना अभी कि क्या देखे थे भाई? जरा ये देखो कि हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बढ़ता है और एलिमिनेशन भी बढ़ता है। तो ऐसे ही जब हम टी को घटाएंगे, यानी टेम्परेचर को घटाएंगे, तो के भी, इसका भी घटेगा और इसका भी घटेगा, लेकिन इसका ज्यादा घटेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या कर जाएगा? ओवरकम कर जाएगा। तो आप टेम्परेचर की इतना सफिशिएंटली लो कर दो कि जिस वक्त ये क्या कर सके, एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन भी दिखा सकता है। कुल मिला के यही थे वो। लेकिन बस ये याद रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एट हाई टेम्परेचर ये क्या शो करेगा? एक बेस की तरह बिहेव करेगा। NH2 माइनस एक अच्छा बेस होता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। नेक्स्ट देखो। इसकी रिएक्शन कराऊं मैं एक्वस KOH के साथ, और इसी की मतलब इसी की रिएक्शन में कराऊं किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? अगर एक्वस KOH दे रखा है तो हमारे पास कौन है? OH माइनस। बोलो बेटा, याद आ रहा है? यस सर। ये तो मैंने ही पढ़ाया है। और एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो हमारे पास कौन प्रेजेंट है? RO माइनस। यस। तो OH माइनस क्या देता है? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट। अब ये जो सबस्ट्रेट दे रखा है, ये कितने डिग्री का सबस्ट्रेट है? 2 डिग्री। तो ये
क्या बनाएगा जरा बताना, और किससे बनाएगा? SN2 से ही बनाएगा ना? यस सर। CH3CH और नीचे क्या लग जाएगा? OH। समझे कि नहीं समझे? कौन सी रिएक्शन से बना? SN2 से। अब RO माइनस क्या है? एक RO माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। बेस की तरह बिहेव करेगा, तो क्या करेगा? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और मैकेनिज्म क्या होगा? E2 होगा। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि साथ में हीट भी कर रखा है। तो भाई सेम सबस्ट्रेट, कैसे हम लोग अटैकिंग स्पीसीज को चेंज कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑल्दो यहाँ भी KOH था, यहाँ भी KOH था। अगर एक्वस KOH था तो OH माइनस था, वो क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन। एल्कोहलिक KOH था तो RO माइनस था, वो क्या देगा? एलिमिनेशन। बेटा जी समझ पा रहे हैं किस तरह से हो रही हैं चीजें? ये सब आपके डाउट्स हैं जो आपके दिमाग में आएंगे क्वेश्चन करते। कभी कहते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी हो जा रहा है। नेक्स्ट देखो, क्या ले लें? H2O ले लेते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट देखो कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है। 2 डिग्री के सबस्ट्रेट में H2O क्या है? एक वीक न्यूक्लियर। न्यूक्लियोफाइल है, वो भी कैसा? वीक। और टेम्परेचर की कंडीशन भी नॉर्मल दे रखी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर है इतनी बात से कि यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मुझे ये नहीं पता कि SN1 होगा कि SN2 होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? 2 डिग्री RX दे रखा है, 2 डिग्री RX में क्या हो सकता है? SN1 और SN2 दोनों ही हो सकती हैं, क्यों? यस सर। यस सर। लेकिन अब हम SN1 कराएंगे कि SN2 कराएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे। और न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारा? वीक। तो क्या कराएगा? वीक SN1 न्यूक्लियर। ना? यस सर। यस। तो SN1 के अंदर क्या होगा? क्या होगा भाई? कार्बोकैटायन। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेगा, बहुत अच्छे। तो CH3CH, यहाँ पर CH3Cl गया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या कर सकता है? शिफ्ट। खुद को क्या कर सकता है? रीअरेंज कर रीअरेंज। सकता है। अब रीअरेंज करके क्या बनाएगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर चला जाएगा, यानी हाइड्राइड शिफ्ट होगी। अब शायद देखना सीख गए होगे। CH3, यहाँ से लगा हुआ CH2, ये CH3, ये बन गया आपका क्या? कार्बोकेटाइन। अब आपको क्या कराना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर वैसे ही आके कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव सेंटर देखेगा, H2 आएगा, अपने लोन पेयर दे देगा, OH2 के फॉर्म में रहेगा। Cl माइनस जो निकला है वो किसको लेकर? H प्लस को लेकर निकल जाएगा। तो फाइनली कौन जुड़ा? OH। तो मैं इतना कहानी ना करके सीधे OH जोड़ रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। CH3C आके जुड़ गया कौन? OH। CH3CH2CH3। समझे? यस सर। अब सेम सबस्ट्रेट रहता और आप किसको लेते? H2O को ही लेते, लेकिन क्या कर देते? हीट कर देते। अब हीट करते तो क्या होता जरा बताना? ये कंफर्म हो जाता कि क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन एलिमिनेशन। किस टाइप का होगा? E1 या E2? E1। इवन हो। E1 एलिमिनेशन होगा। E1 एलिमिनेशन में क्या होता था? कार्बोकैटायन। वही कार्बोकेटाइन बनेगा, और वही कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करेगा, और फाइनली क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन में से, वो सॉरी बीटा कार्बन में से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। और सच दैट ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई? कि मोर एल्काइलेटेड सेट जे प्रोडक्ट बने। कह सकते हैं कि नहीं? तो इस क्वेश्चन से आपने क्या देखा कि जस्ट एक साइन हीट का क्या कर सकता है? जस्ट एक साइन हीट का क्या कर सकता है? पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट को ही चेंज कर सकता है। अरे भाई, हरा नीला पीला सब आ रहा है।
अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, किस यस तरह से सर। चीजें हो रही हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसकी रिएक्शन कराई जाए किसके साथ? NaOH के साथ। बताओ क्या बनेगा? ये कैसा है, पहले तो सबस्ट्रेट देखो कैसा है, 3 डिग्री है कि नहीं? यस सर। यस। अब 3 डिग्री सबस्ट्रेट है तो आप क्या कराओगे? NaOH SN1 से क्या होगा। मिला, OH माइनस, तो क्या कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। ठीक है, यस सर। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा, सीधे सीधे OH लग जाएगा आपके यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर 1 सेकेंड स्लाइड ऊपर कर सकते हैं क्या? हम्म, कितना ऊपर, इतना कि और ऊपर? हो गया। चलो इसको बताओ। अब NaCN से क्या मिलेगा, CN माइनस, वो भी क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन किस तरह कराएगा? कैसा रहेगा? SN2। SN2। क्यों भाई? सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है CN- और 2 डिग्री है तो। चलो ठीक। SN2 रहेगा तो SN2 के अंदर क्या होता था जरा बताना। इन्वर्जन। एंटी अटैक होगा तो डी आगे आ जाएगा और CN पीछे। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था, तो उस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो में डी कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, और CN कहाँ जाएगा, अंदर। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। SN2 के अंदर क्या होती है, इन्वर्जन। इसी की रिएक्शन कराओ जरा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। क्या कराओगे जरा बताओ। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कैसा है, बहुत बड़ा हो गया कि नहीं? सी एस यस। सी मतलब CH3 होल थ्राइस C कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो ये क्या नहीं करा सकता, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करा सकता, तो अब क्या कराएगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन कौन सा वाला रहेगा, E1 या E2? E2 स्ट्रॉन्ग बेस है। E2 कराएगा। अब E2 के अंदर क्या होगा, एल्कीन फॉर्मेशन इसमें होगा। ऑफ। तो इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेटजप प्रोडक्ट की हॉफमैन प्रोडक्ट? हॉफमैन। ऑफ में। हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों मेजर बनेगा? बल्कि ग्रुप है। हम्म इसी की रिएक्शन जरा इसके साथ कराओ, CH3ONA, क्या मिलेगा? CH3O- किसकी तरह वेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, फिर SN2 होगी, टेम्परेचर कंडीशन दे नहीं रखी है, फिर से क्या होगा, इन्वर्जन होगा। क्यों भाई, ठीक है ना?
यस सर, इसमें मतलब ये भी तो आरओ माइनस के जैसा एक्ट करके एलिमिनेशन नहीं करवा सकता? क्या बेटा? CH3O माइनस आरओ माइनस के बिल्कुल जैसा करा एक्ट सकता है, करके। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन भी तो देखेंगे, दोनों ही चीजें होती हैं। अब हम ये कह रहे हैं SN2 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है, लेकिन ये मेजर है। ओके सर। SN2 या E2 लिख देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि और प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये सर। देखो अब भाई RO माइनस ही ले लो तुम, और अब लगा दो हीट का साइन। अब क्या कराओगे? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कराओगे। अब E1 होगा कि E2 होगा? E2। कैसे पता चलेगा भाई? ये स्ट्रॉन्ग तुम्हारा बेस है। कार्बन हो गया, ये इधर से दो 2 डिग्री है, तो E2 कराओ, सीधे सीधे E2 कराओ। अब E2 के अंदर क्या होता था? E2 के अंदर क्या होता था? इंफॉर्मेशन। क्या होता था भाई, बताओ। एल्कीन फॉर्म होगा। और एल्कीन फॉर्म तो होगा, लेकिन ये एलिमिनेशन कैसा है? एंटी एलिमिनेशन है एंटी कि नहीं? होगा। हाँ एंटी एंटी। एलिमेंट। एंटी एलिमिनेशन है। तो ये आपका कौन सा कार्बन बना? ये आपका बना अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। और ये भी कौन सा कार्बन है? सपोज कर लो बीटा डैश कार्बन। तो आपका ये वाला जो कार्बन है बीटा कार्बन, क्या यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है? नो सर। तो कहाँ से निकलेगा? इस वाले से निकलेगा। क्यों? एक ये है, एक ये है, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन निकलेगा? ऊपर वाला, मतलब अबव द पिन। यही निकलेंगे ना, तभी तो एंटी एलिमिनेशन होगा। यस सर। और अगर ये निकले तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अभी तक जितनी चीजें पढ़े हैं वो साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, इसी की रिएक्शन अगर इसके साथ कराते हैं, जरा बताना। CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या देता? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनता। क्या कराएगा? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला? SN2। सेंट। छोटा ही सही साइज है, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। SN2 कराएगा। SN2 कैसा होता है? एंटी 180 डिग्री इन्वर्टेड अपोजिट है। प्रोडक्ट। कहने का मतलब है ऊपर क्या लग जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH, नीचे कौन है? हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ CH3, इधर H। बेटा समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। जरा सेम क्वेश्चन फिर से देखो। इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ? CH3OH के साथ। अब बताओ क्या बनेगा? टेम्परेचर कंडीशन लो ही है अभी भी। क्या बनाओगे? SN2 ही SN1। होगा। SN1 से जाओगे। अगर ये SN1 से गए तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले। बोलो, SN1 में सबसे पहले क्या होता है? कार्बोकेटाइन बॉन्ड। कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये आपका कार्बोकेटाइन बन गया।
अब जब भी कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन के अंदर, हम ये जरूर चेक करते हैं क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो इसके अंदर क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? यस सर। क्या होगा रीअरेंजमेंट? ये हाइड्रोजन अगर इधर उठ के चला जाए तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक CH3 इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। अब कौन है आपके पास? ये कार्बोकैटायन बनने के बाद किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का। अब ये कैसा है, ज्योमेट्री है, यानी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ ना, इसका पी ऑर्बिटल कैसा रहेगा, ऊपर और नीचे। यस सर। तो जो CH3OH है, इसमें जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, किस तरह से अटैक कर सकते हैं? ऊपर से भी और नीचे से भी। बोलो। यस सर। तो जब इस तरह से अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना। एक बार अटैक कहाँ से करा दो, नीचे से करा दो, और दूसरी बार अटैक कहाँ से करा दो, ऊपर से करा दो। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। अच्छा, एल्केन की प्रिपरेशन में आप लोग पढ़े होंगे एक रिएक्शन, कौन सी? कोरे हाउस सिंथेसिस। किसी को ये रिएक्शन याद है? यस सर। कौन सा रिएजेंट यूज करते थे, बस इसका नाम बता दो तो समझ जाऊंगा कि याद है। सर रिएजेंट का गिलमैन। नाम नहीं याद है। गिलमैन R2COL। रिएजेंट। टिलमैन रिएजेंट। हम्म। CH3 होल ट्वाइस CuLi की रिएक्शन में कराता हूँ किसके साथ, देखो, CH3 CH इससे लगा हुआ Cl। अच्छा, ये रिएक्शन की खासियत क्या होती थी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर CH3- प्रेजेंट है ना। अरे यस याद सर। आ रहा है, ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए होता था। ये जाएगा किसके पास, इसके पास, और किसको निकाल देगा, इसको। बोलो। और क्या बनेगा, यस सर। एल्केन बनेगा। CH3 नीचे लगा हुआ CH3। ठीक है। तो ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है बेसिकली, ये हुआ क्या, कौन सा ये है, क्या रिएक्शन, इसका नाम क्या देंगे आप? एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना। यस। यस सर। अब जरा ये देखना। अब आर को मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ। क्या बनेगा इससे? सिंपली क्या काम करना है आपको, कार्बन खींच लो इसमें से, मतलब R- निकाल लो। CH3 ये जाएंगे CH3 महाराज किसके पास, अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे और क्या निकालेंगे, Cl को बाहर निकालेंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना। यही बनना है, CH3 ये आया और जुड़ गया किससे, CH2 के साथ। बोलो, क्या यही काम हुआ? यस सर। आप जरा ये बताओ कि जब आप यहां से यहां गए तो जरा इसका साइज देखना, यहाँ CH3- था और इसका साइज कितना है, बहुत ज्यादा साइज नहीं बढ़ गया इसका?
बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप खुद से देख के बताओ। यस सर। जब इसका साइज बढ़ेगा क्या होगा? जब इसका साइज बढ़ेगा तो क्या ये बताना कि एलिमिनेशन की भी चांसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि हम यही तो देखे थे कि हमारी जो अटैकिंग स्पीसीज है, अगर उसका साइज छोटा है तो पॉजिटिव सेंटर पे जल्दी जाके टच हो सकती है, अटैच हो सकती है, और क्या बनाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। वहीं अगर साइज क्या हो, बढ़ता चला जाए, तो किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? एलिमिनेशन के। कोरे हाउस सिंथेसिस में जो आप ले रहे हो R2CuLi, अगर उसमें R का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ किसके चांसेस और बढ़ जाएंगे बेटा? एलिमिनेशन के एलिमिनेशन। चांसेस और बढ़ जाएंगे। यानी कि ये क्या करेगा? ये जाएगा और बीटा कार्बन से क्या उठा लेगा? हाइड्रोजन उठा लेगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एलिमिनेशन के प्रोडक्ट भी बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन उठा लाया, इसने H+ ले लिया, और वहां से क्या हुआ? एक एल्कीन फॉर्मेशन। तो देखो, ये तो बना ही ये तो बना ही, लेकिन साथ साथ क्या बनी है? एल्कीन की भी फॉर्मेशन। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको एल्केन की प्रिपरेशन करनी है और आपके पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से? पाथ 1 ये, पाथ 2 ये, तो आप कौन से रास्ते से जाके एल्केन की प्रिपरेशन करना चाहेंगे? यानी यील्ड किस में ज्यादा होगी, पहले में कि दूसरे में? पाथ 1। पाथ 1 में ज्यादा होगी। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते चले जाते हैं R2CuLi यानी किल्मैन रीजेंट के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है? तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी साथ में आना स्टार्ट हो जाता है, यानी रिएक्शन की यील्ड कम होनी स्टार्ट हो जाती है। समझे? यस। चलो, ठीक है। तो यही था हमारा क्या, E1 E2 SN1 SN2, और साथ में हम लोग क्या देख चुके थे? जैसे वहां देखे थे एसएन एसएन कह रहा हूँ, EI मैकेनिज्म। EI मैकेनिज्म का मतलब क्या होता था बताओ? इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। हम्म, तो वैसे ही हम यहाँ भी पढ़ेंगे क्या, SNI। अब SNI में आप ही बताइए, आई का मतलब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जो कैसा है? इंट्रामोलिकुलर है। यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन आप याद करो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है? एक सबस्ट्रेट होता है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके पास अल्फा कार्बन होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, टकराता है, निकालता है, फेंक देता है। यही होता है कि नहीं? और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है? पीछे से आ जाता है अटैक करने। यही होता था। यस सर। अब यहाँ पर अगर हमें क्या कराना है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल पकड़ना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो भैया? न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट हो और लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो। समझे कि नहीं समझे? जब यस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें होनी है तो क्या कराना पड़ेगा कि ऐसा सबस्ट्रेट ढूंढ के लाओ जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तो लिखो, बोथ लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। या फिर सबस्ट्रेट ही लिखो। देखो होगा क्या। ये मॉलिक्यूल दे रखा है। अब इस मॉलिक्यूल की ये खासियत है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? O- प्रेजेंट है कि नहीं?
यस सर। और यही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीएल भी प्रेजेंट है। और सीएल क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। बोलो। तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है और सेम मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एक लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो O माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और Cl किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो होगा क्या, जैसे कि आप देखते थे अभी तक के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाएगा पीछे से अटैक करने, किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक कर, किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर पीछे से जाके अटैक करेगा और Cl को क्या कर देगा, निकाल देगा। समझे कि नहीं समझे। तो देखो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगी। बोलो भाई, 4 मेंबर रिंग बनेगी जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और ये जो अटैक है ये याद रखना कैसा अटैक है, ये बैक साइड से अटैक होगा। ठीक है कि नहीं। यस सर। यस यस सर। सर। तो यही लिख लो इसमें, क्या लिखोगे। तो इस रिएक्शन में कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए, क्या ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन थी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। ये सब सिंगल काम स्टेप। एक साथ हो रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। कैसी है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। जब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, एक ही है ना, कि नहीं, कि मल्टीपल है, एक एक ही ही है। मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी रहेगी, 1। 1। और ऑर्डर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, यानी ये जो अटैक करते हैं ये कैसे करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए एक दूसरे से, पीछे से अटैक करेगा। इसका मतलब क्या है, कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप है, दे शुड बी कैसे होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो जरा फटाफट से। क्या होगा इसके अंदर, दिखाई दे रहा है, O माइनस है आउटसाइड दी प्लेन, Cl है इनसाइड दी प्लेन, दोनों एक दूसरे से क्या है, एंटी हैं। एंटी होने की वजह से क्या होगा बताओ, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये पीछे से आएगा, क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और किसको निकाल देगा, Cl को निकाल देगा। सिंगल स्टेप में ये दोनों काम होंगे। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितने मेंबर का बनेगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। बोलो बेटा, यस सर। 5 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग बना दो। नंबरिंग करो कहीं से भी, ऑक्सीजन पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि 1 पे और 4 पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1 और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, बोलो। यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो अभी बतानी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगी, तो मैं इसको अभी यहीं रोक देता हूँ। तो आप इतना पढ़ के आइए। बेसिकली आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि बढ़िया से एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पढ़िए।